नमस्ते दोस्तों, हम आपके लाए हैं MEC 103 का रामानुजन बैच। ये बैच ऐसे स्टूडेंट्स को समर्पित है जो 103 की डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं और जिन्हें इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझनी है, जो इकोनॉमिक्स से प्यार करते हैं और अपना करियर भी इकोनॉमिक्स में ही बनाना चाहते हैं। चाहे फिर वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में इकोनॉमिक्स की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। ये बैच ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें सिर्फ पास होना है। जिन्हें सिर्फ पास होना है उनके लिए हमने एक क्रैश कोर्स बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बैच की। देखिए, जब भी हम किसी कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं एज ए स्टूडेंट, तब हमारे दिमाग पे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स के मेल आते हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो वो बहुत सारी क्वेरीज करते हैं। उन सभी क्वेरीज को हमने नोट कर लिया है। वो सारी क्वेरीज हम आपकी सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो कोर्स है, ये जो बैच है, इस बैच में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है सभी स्टूडेंट्स का कि फीस क्या है। देखिए, फीस यानी हमारी सर्विसेज का प्राइस। किसी भी चीज का प्राइस क्या होगा, क्या नहीं होगा, या किस चीज को कितने प्राइस में खरीदोगे, ये डिपेंड करता है वो चीज कैसी है। जब तक आपको यही नहीं पता है कि वो चीज कैसी है, तब तक आप उसकी कीमत कैसे लगा सकते हो। हम उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं। तो पहले आप लोग ये समझिए कि चीज क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स में होता है डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पे प्राइस डिटरमाइन होता है। हम वैसे ही एक बार्गेनिंग के थ्रू प्राइस डिटरमाइन करेंगे, यानी फीस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। देखिए, मोटे तौर पे अगर हम इस पूरे सिलेबस की बात करें, इस पूरे सिलेबस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इग्नू ने इसमें दो सब्जेक्ट को इंक्लूड करा है, एक मैथमेटिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। पूरे के पूरे कोर्स में 20 यूनिट्स हैं और यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 13 तक मैथमेटिक्स की हैं, यूनिट नंबर 14 से लेकर और यूनिट नंबर 20 तक स्टैटिस्टिक्स की हैं। ये जो यूनिट्स मैंने बताए हैं, ये यूनिट्स हैं इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। ये इग्नू का स्टडी मटेरियल है। ठीक है, इसमें टोटल 20 यूनिट्स हैं। लेकिन ये जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है, इस स्टडी मटेरियल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे डीमेरिट्स हैं इसके। इससे पढ़ने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब वो प्रॉब्लम क्या क्या है ये समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो इग्नू की किताबें हैं ये किसी ने लिखी नहीं है। फिर आप कहोगे सर लिखी नहीं है तो ये किताबें कैसे हैं। देखिए, ये किताबें कुछ किताबों से कॉपी पेस्ट करी गई है। कुछ किताबों से टॉपिक लिए, उसको कॉपी करा, टाइपिस्ट से पेस्ट करा, ये किसी ने लिखी नहीं है। उन कुछ किताबों का ये कॉपी पेस्ट है। ठीक, पहली प्रॉब्लम तो ये है। जब किसी किताब को लिखा जाता है तो लिखने वाला बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। लेकिन अगर हम किताब को लिख ही नहीं रहे हैं, हम कहीं से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, तो वो बड़ा इनसिस्टमैटिक तरीके से हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। जिन किताबों से इनमें कॉपी पेस्ट मारा गया है वो किताबें इंडियन ऑथर्स की नहीं है। मैथमेटिक्स की बेसिकली, स्टैटिक्स में तो कुछ इंडियन ऑथर हैं भी। वो सारी की सारी जो बुक्स हैं वो सारी फॉरेन ऑथर्स हैं। उसमें से कुछ प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट लोग भी हैं। अब देखिए, उन्होंने जो किताबें लिखी है उन्होंने इस बेस पे लिखी है कि वहाँ स्कूलिंग की क्या एजुकेशन थी, वहाँ पढ़ाई का क्या स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से उन्होंने किताबें लिखी है। हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने किताबें नहीं लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑथर है एसीचियम, वो इंडियन ऑथर नहीं है, उन्होंने बाहर किताब लिखी है। जब उन्होंने बाहर किताब लिखी है तो उन्होंने वहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग, पढ़ाई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बुक लिखी थी। तो उन बुक्स को पढ़ने के लिए, जहाँ से ये कॉपी पेस्ट करी गई है, उन बुक्स को पढ़ने के लिए ऑलरेडी पहले बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग वाली इंग्लिश नहीं, लिखे हुए को पढ़ के समझने वाली इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, वो जित भी ऑथर्स ने किताब लिखी है, बाहर की जब कोई भी बुक पढ़ोगे मैथमेटिक्स की, उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन कम होती है, थ्योरी ज्यादा होती है। कोई 5 पेज का जो सॉल्यूशन होता है उसको एक पेज की सॉल्यूशन में खत्म कर देते हैं, 4 पेज खा जाते हैं।
ऐसा क्यों है? ऐसे इसलिए है क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि जब आप इस किताब को पढ़ने आ रहे हो तो इस किताब को पढ़ने से पहले ऑलरेडी आपको बहुत सारी नॉलेज है, आप पहले ही बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हो। अगर आप पहले ही बहुत सारी किताब पढ़ चुके हो तो 5 पेज की कैलकुलेशन हम आपको नहीं समझाएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट स्टेप बताएंगे, बीच के स्टेप्स आपको खुद सॉल्व करने हैं। और अगर आपका इतना स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आप ये किताबें ना पढ़े, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो ही मत। इकोनॉमिक्स में अगर करियर बनाना है तो ये पार्ट टाइम सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट है। और जो बीए के स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने बीए की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। तो पहली डिमेरिट तो ये कि ये ऐसी किताबों से कॉपी पेस्ट मटेरियल है जिनको पढ़ने के लिए ऑलरेडी पहले बहुत सारी नॉलेज चाहिए। दूसरा, ये किताबें लिखते टाइम कुछ मान्यताएं ली गई हैं, मतलब कुछ एजम्पशंस लिए हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स में जब कोई मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं ना, तो ये किताब लिखते टाइम भी कुछ एजम्पशंस लिए गए। और वो पहला एजम्पशंस तो ये है कि आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है, कुछ और नहीं करा है। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अलावा कोई और कोर्स करा है तो ये किताबें उसके लिए नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगी। ठीक। दूसरी बात, ये मान के चला गया है कि स्कूल में 11th और 12th क्लास में आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, आप एवरेज स्टूडेंट नहीं थे, आपका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था आपका मैथ। क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग मैथ होगा तभी आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर पाओगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर पाओगे। तो इन किताबों को जिस स्टूडेंट्स ने 11th 12th में मैथ नहीं पढ़ा है या जिसने पढ़ा है और 50-55 मार्क्स वाले स्टूडेंट है, तो ये किताबें उनके भी सर के ऊपर से जाने वाली है। ये सारी बातें मान के किताब लिखी गई है, इसीलिए जब आप पढ़ते हो ना तो समझ में नहीं आती है। फिर इनमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हो रहा है, इन्होंने सीक्वेंस सही नहीं बनाया। इन्होंने पहले सेट थ्योरी दी है, इसके बाद इन्होंने रिलेशन फंक्शन दिया है, जबकि रिलेशन फंक्शन से पहले इनको मैट्रिक्स पढ़ानी चाहिए थी, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप मैक्सिमा मिनिमा करते हो ना तो मैक्सिमा मिनिमा को सॉल्व करने में 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में हमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। डिटरमिनेंट जरूरत तो पड़ी है डिटरमिनेंट की यूनिट नंबर 4 में, ये पढ़ा रहे हैं कहाँ पे? यूनिट नंबर 11 में। तो जो यूनिट नंबर 11 में पढ़ा रहे हो उसकी जरूरत 4 में ही पड़ गई, तो कैसे करेगा स्टूडेंट? क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, डिटरमिनेंट आपको आता है, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सारा मैथ पढ़ चुके हो, इसका जो बेसिक है। और आप 11th 12th में भी 90 मार्क्स वाले स्टूडेंट थे मैथ में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तो एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है, नहीं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मेरिट 97, 98, 99, 99.5 तक भी जाती थी। तो ये यही मान के चल रहे हैं कि आप उसी तरह के स्टूडेंट हो, इसलिए ये किताबें ऐसे लिखी गई हैं। लेकिन ये जो किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ने के मैंने कुछ नुकसान बताए, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आती है। दो बहुत प्रॉब्लम है, ये किताबों में जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। मतलब ऐसे कई कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं बट इन बुक्स में उन कंसेप्ट का कोई जिक्र नहीं है। पहला, जैसे आप देखोगे तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे अक्सर क्वेश्चन आता है, बट इन बुक्स में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट समझाया नहीं गया है। इसके अलावा एक टॉपिक है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, उस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक वो यहाँ पे समझाया नहीं गया है। ये तो ही कंसेप्ट की, ऐसे कंसेप्ट आते हैं जो इन किताबों में नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके कंसेप्ट तो यहाँ पे हैं, क्वेश्चन नहीं है। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो इसमें है ही नहीं, पेपर में आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इनमें है ही नहीं। अब मैं अगर ऐसे क्वेश्चंस की बात करूं, ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, यहाँ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा जरा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस
एक ही चैप्टर से है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो मैंने सिर्फ एक चैप्टर से 10 ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, सभी में लिखा हुआ है किस साल क्वेश्चन आया है, जो इन बुक्स में नहीं है। जब एक चैप्टर से 10 ऐसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं जो इन बुक्स में नहीं है, तो आप देखिए सारे चैप्टर्स में ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे जिन बुक्स में नहीं है। फिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे पढ़ें, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो देखिए ये खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये स्टडी मटेरियल वैसा नहीं है जैसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने हर चैप्टर्स के एंड में कुछ यूजफुल बुक्स दी है। जैसे आप ये देखिए यूनिट नंबर 3 के लास्ट में इन्होंने लिखा है सम यूजफुल बुक्स, सभी यूनिट्स के एंड में है, यहाँ से पढ़ना है। और रेफरेंस बुक एक नहीं है, रेफरेंस बुक है 18। हाँ, इकोनॉमिक्स में ऐसा ही होता है, इकोनॉमिक्स में कोई एक किताब नहीं होती है। इतनी सारी रेफरेंस बुक इसलिए है क्योंकि दुनिया में ना तो अभी तक कोई ऐसा ऑथर है, ना था, ना होगा, जिसने एक किताब में सारे टॉपिक्स अच्छे से समझाए हों। कोई ऑथर किसी किताब में किसी चैप्टर को अच्छे से समझाता है, कोई किसी को। ये बात समझते हुए इन लोगों ने ये देखा कि अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग किताबों से पढ़ने, 18 किताबें सिलेक्ट कर ली। और ये कोई नई बात नहीं है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है उनको पता है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी उन्होंने ऐसे ही पढ़ाई करी है। अलग अलग एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी, है ना। जिन लोगों ने रेगुलर करा है उन्हें पता होगी। अब प्रॉब्लम ये कि वो किताबें 18 किताबें खरीदना, उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं, किताबें ही बहुत महंगी है। वो 18 किताबें आप खरीदोगे लगभग 10,000 रुपए से तो ऊपर आपके खर्च हो गए, 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ किताबें बहुत महंगी है, 4-4, 5-5 हजार रुपए की भी, क्योंकि सारे ना एडिशनल्स, मैथ के तो सारे इंटरनेशनल हैं, स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंडियंस भी हैं और कुछ इंटरनेशनल एडिशनल्स भी हैं। तो अब क्या है सॉल्यूशन। अच्छा, कई बार एक बात और बताऊं, मुझे इनका सिलेबस देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने ये सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया है, टीचर्स के लिए बनाया है। स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं सिलेबस, सिलेबस ही टीचर्स के लिए। तो अब सॉल्यूशन क्या है, देखिए पहली बात तो ये क्लियर है कि आपको सारी किताबें रेफरेंस बुक पढ़नी ही पड़ेगी, सारी मतलब पूरी नहीं, पर जो जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे भी कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ना तो जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं वो आगे पीजीटी का एग्जाम निकाल पाएंगे, ना ही जो लोग आगे यूपीएससी में ऑप्शनल इकोनॉमिक्स लेंगे उनको कोई हेल्प मिलने वाली है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वाले तो सोचे ही ना बिल्कुल भी, आरबीआई बी ग्रेड वाले भी बिल्कुल भी ना सोचे। इन शॉर्ट अगर आप इकोनॉमिक्स में कोई भी अपना फ्यूचर देख रहे हो तो आपको ये किताबें ही पढ़नी पड़ेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ही ना एक टीचर होता है जो सारी किताबें जिसने पहले पढ़ रखी होती है उनको फिर दोबारा रिवाइज करता है, नोट्स बनाता है, आपको पढ़ाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इग्नू एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, तो आपको इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, रेगुलर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपका करेंगे रामानुजन बैच में। इस बैच में हमने ये 18 बुक्स और ये इग्नू की किताबें और पिछले 25 क्वेश्चंस पेपर को इंक्लूड करके कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए, और इन नोट्स में हमने इन चैप्टर्स का सीक्वेंस भी चेंज कर दिया है, क्योंकि इन चैप्टर्स का सीक्वेंस ना स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। तो हम आपको नोट्स देंगे और जब हमारी क्लासेस होंगी हम उन नोट्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे कि भाई इस नोट्स में चैप्टर नंबर 1 ये है, टॉपिक नंबर ये है, और ये क्वेश्चन नंबर ये है, एक्सरसाइज नंबर ये है। अब हम आपको जो नोट्स देंगे उसमें क्या होगा, ये सारा कंटेंट हमने इसको रीअरेंज कर दिया है, ये नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड है। दूसरी एक बात और भी है, इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको सारी डिटेल नॉलेज हो जाएगी, है ना। अभी नोट्स हैं कैसे ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम चैप्टर नंबर 1 लेते हैं, तो हमने क्या करा है, जितने भी चैप्टर्स बनाए हैं सभी चैप्टर्स के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट में टॉपिक्स होंगे जैसे टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ठीक है। टॉपिक 3 के बारे में फॉर एग्जांपल बात करें तो टॉपिक 3 में पहले हमने इसकी थ्योरी समझाई, कॉन्सेप्ट बताया, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए, और फिर इस टॉपिक के प्रीवियस 25 पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हमने दे दिए, ठीक है।
तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमने बताई। फिर दूसरा पार्ट चैप्टर का दैट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के 3 पार्ट है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में हमने क्या करा, एक टेबल बनाई है, जिस टेबल में हमने ये एनालाइज करके एक रिकॉर्ड दिया है कि ये जो चैप्टर आपने 1 पढ़ा है, इस चैप्टर में किस साल कितने नंबर के क्वेश्चंस आए थे। इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली कितने क्वेश्चंस आते हैं या फ्रीक्वेंटली कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद हमने क्या करा है, अपेंडिक्स 2 में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे ईयर वाइज हमने डाल दिए हैं, सॉल्यूशंस क्लास में मिल जाएंगे। उसके बाद अपेंडिक्स 3 में हमने क्या करा है, अपेंडिक्स 3 में हमने सारे क्वेश्चंस पिछले 25 पेपर्स के टॉपिक वाइज डाल दिए, टॉपिक 1 में कितने हैं, टॉपिक 2, इस तरह से हमने सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए। एक और बात, हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इन नोट्स के साथ सारे चैप्टर्स के नोट के साथ हम आपको 10 गैस पेपर पे देंगे जो एग्जाम के पैटर्न पे होंगे विद सॉल्यूशंस, ठीक है, जिनके सॉल्यूशन हम क्लास में कराएंगे। इसके अलावा हम आपको एक ऐसी पीडीएफ भी देंगे जिस पीडीएफ में एक पीडीएफ में ही 2016 से लेकर अभी अपडेटेड क्वेश्चन पेपर जो भी आया है, सारे क्वेश्चन पेपर आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, नोट्स ना ई फॉर्मेट में होंगे, पीडीएफ नहीं होगी, आपको ऐप पर ही पढ़ने पड़ेंगे। ऑन रिक्वेस्ट हम आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भेज सकते हैं, जिसकी आपको कुरियर के चार्ज और फोटोकॉपी के पैसे देने होंगे। पीडीएफ डाउनलोड की फैसिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंटेंट हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, और अगर ये डाउनलोड होगा तो फ्री में सर्कुलेट होगा और कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी दूसरा चैनल हमारे कंटेंट की चोरी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी। इसके अलावा जो आपके रेफरेंस बुक हैं, उन रेफरेंस बुक में से हम आपको कुछ रेफरेंस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे हमारे ऐप पर, जिनकी जो वर्थ होगी मोर देन 10,000 रुपीज होगी, वो भी हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे स्टडी मटेरियल की, हमारे नोट्स की, कि नोट्स किस तरह से होंगे और स्टडी मटेरियल किस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं कि लेक्चर्स कितने होंगे, कितनी क्लास होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, ये जो बुक्स है इग्नू की, जो सिलेबस है टोटल, वो ऑलमोस्ट ही मान के चलिएगा कि इससे 4 गुना है, क्योंकि हमने रेफरेंस बुक भी पढ़नी है। सिर्फ इनसे पढ़ के तो पेपर में काम नहीं चलेगा, और हमारे फ्यूचर में हमारे फ्यूचर के लिए बेस भी तैयार नहीं होगा इन किताबों से। 25 क्वेश्चन पेपर भी हमने इंक्लूड करें, 10 गैस पेपर भी हमने इंक्लूड करें, तो कुल मिला के हमारी जो क्लासें होंगी वो क्लास होती है 260, यानी 260 क्लास। हाँ, और इतनी क्लास आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि कोई इतना डिटेल में ना तो किसी ने कंटेंट बनाया है। जब आप ज्वाइन करोगे और जब आप कोर्स देखोगे, जब आप हमारे स्टडी मटेरियल देखोगे, तो पीछे की जो रिसर्च है वो आपको अपने आप दिख जाएगी, डेडिकेशन आपको अपने आप दिख जाएगी। तो 260 क्लास है। 260 क्लास कैसे होंगी? देखिए, जो क्योंकि हमारे जो प्लेटफॉर्म है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में ही क्लासेस होती हैं। दिल्ली में जो ट्रेंड है, आप अगर दिल्ली में ही रहते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड दिल्ली में रहता है, उससे पूछ सकते हैं। यहाँ 9th क्लास की ट्यूशंस, 9th क्लास से अल्टरनेट ट्यूशंस होती है, अल्टरनेट डेज में, मतलब एक दिन छोड़ के। तो हफ्ते में यानी वीक में 3 क्लास होती हैं, महीने में क्लास हो गई 12 क्लासें होती हैं। अब 12 क्लासेस से अगर हम देखें, 10 महीने में 120 क्लास होती हैं। 120 क्लास में डिटेल में रेफरेंस बुक इंक्लूड करके, पिछले 25 पेपर इंक्लूड करके कोई कोर्स नहीं करा सकता 120 क्लास में। और सारी क्लास 1 घंटे की होंगी। लोग कुछ भी दावे करते हैं, ऐसा है, जादू की कोई छड़ी नहीं है। ना तो नॉलेज शॉर्टकट में ली जाती है, ना ही आप एमबी कर रहे हो, आप ना एनएफ में अच्छे होगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि लाइफ में किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई जादू का अलादीन का चिराग नहीं होता है। तो डिटेल नॉलेज लेनी है तो हमें 260 क्लास से चाहिए। अब 260 क्लास से अगर हम देखते हैं तो 26 क्लास इन अ मंथ बैठती हैं, क्योंकि 30 दिन होते हैं ऑन एन एवरेज महीने में, 4 संडे होते हैं, 26 दिन बैठेंगे। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं जिनके पास 10 महीने हो, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो रजिस्ट्रेशन लेते ही क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ तो रजिस्ट्रेशन लेने से पहले ही क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पर मेजोरिटी ऐसी होती है जो रजिस्ट्रेशन के बाद 5 या 6 महीने के बाद क्लास ज्वाइन करते हैं।
और 50% स्टूडेंट एक दो बार फेल होने के बाद कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास नहीं है 10 महीने तैयारी करने के लिए, 5 महीने, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 महीने का कोर्स 5 महीने में करेंगे, 260 क्लास हम 5 महीने में करेंगे। कैसे करेंगे ये समझते हैं। अब 260 क्लास लाइव तो करनी पॉसिबल नहीं है, लाइव क्लास भी होगी, हम आपको 260 क्लास में से 200 क्लासेस रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे। 200 क्लास रिकॉर्डेड होगी आपकी, 60 क्लास लाइव होगी, वही अल्टरनेट बेसिस पर, यानी महीने में 12 क्लासें होंगी हमारी लाइव। तो 5 महीने में 60 लाइव क्लास होगी, 200 क्लासेस हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस चैप्टर वाइज होगी, पहला चैप्टर इतनी क्लास, दूसरा चैप्टर, इस तरह से क्लासेस होंगी, ठीक है। अब क्या है, तो 260 क्लास हुई, 10 महीने की जगह हम आपको 5 महीने में करेंगे, ठीक है। क्लासेस 1-1 घंटे की होगी। अच्छा, वैलिडिटी कितनी होगी कोर्स की, तो हम करा आपको 5 महीने में रहे, लेकिन वैलिडिटी हम आपको 10 महीने देंगे। अब एक और बात है कि सर ये जो क्लासेस हैं, हम इन क्लासेस को कितनी बार देख सकते हैं, ये क्लासेस हम कितने बार देख पाएंगे। तो अगर आप अगस्त 2023 से पहले एडमिशन लेते हो तो 10 महीने तक आप ये क्लासेस कितनी बार भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप अगस्त 2023 के बाद एडमिशन लेते हो तो लाइव क्लासेस 10 महीने तक अनलिमिटेड है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास आप 5 टाइम्स देख सकते हो, यानी एक क्लास 5 बार चलेगी, 5 बार चलने के बाद वो क्लास नहीं चलेगी, डिसअपीयर हो जाएगी। इसके पीछे का भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स करने के बाद ओटीपी किसी और को शेयर कर देते हैं, ठीक है। आप इतने मैच्योर हो, उसके बाद भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें क्लासेस की फाउंडेशन लगानी पड़ती है, क्योंकि हमारा बिग सेटअप है, हमारी भी रनिंग कॉस्ट है, और हमें भी लाइफ में खाना खाना है, कपड़े पहनने, सारी चीज़ें करनी है, घर में खाना बनाना है, इट चीज़ें, जैसे आपकी लाइफ है वैसे मेरी लाइफ है, और हमारा जो स्टाफ है ऐसे उनकी लाइफ है, उनको भी लाइफ में ग्रो करना है। हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, वो हम पे डिपेंड है, वो कैसे ग्रो करेंगे। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते भी है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब फाइनल मुद्दे की बात करते हैं कि फीस क्या होगी, ठीक है। अच्छा, फीस क्या होगी, मैंने नंबर ऑफ क्लासेस बता दिया आपको। फीस से पहले एक चीज मैं और बताता हूँ कि जो क्लास लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स में कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमने 11th क्लास तक मैथ नहीं पढ़ा है, 12th में नहीं पढ़ा है, हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी नहीं करी है। तो जैसे इग्नू वालों ने अपनी किताब बनाने से पहले कुछ चीज़ें एज्यूम करी है ना, तो हमने भी एज्यूम करी है। हमने एज्यूम करी है कि आप जीरो हो, आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, और आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी नहीं करा है। तो पहली चीज़ तो मैंने यही एज्यूम करी है कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं करा है। मैं ये भी एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको 11th 12th क्लास में मैथमेटिक्स भी आपने नहीं पढ़ा है। हम ये भी एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रेफरेंस बुक का स्टैंडर्ड है, उसकी जो लैंग्वेज है, अब वो भी समझ नहीं पाओगे। तो सारी चीज़ें हमने डिकोडिफाइड कर दी है, हमने जो लैंग्वेज है उसको भी जितना पॉसिबल है सिंप्लीफाई करा है। अब ऐसा तो नहीं कि इतना सिंप्लीफाई कर दे उसका सेंस ही बदल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चीज़ की जो प्योरिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, वो खोनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है कि जब हम इस मैथ को पढ़ाते हैं तो ये ना प्योर मैथ नहीं है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसीलिए इतनी सारी क्लासेस बन रही हैं। होता क्या है, जी मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन ये अप्लाइड मैथ है, बीच बीच में इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशंस आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एक यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। पहले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इंपोर्ट फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, जो नहीं है, क्योंकि हम एमएस सीधा कर रहे हैं, हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा नहीं है। दूसरा ये है कि दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंजंक्शन फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, और ये दोनों क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हैं। तो आप ये समझिएगा कि इंटीग्रेशन के चैप्टर में हम आपको सिर्फ इंटीग्रेशन कराएंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में जो इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन है, उन इकोनॉमिक्स की थ्योरी भी करानी पड़ेगी, जो कि माइक्रो से रिलेटेड हो सकती है, मैक्रो से रिलेटेड हो सकती है, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैट्रिक्स तो आनी ही चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स के अलावा नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल का डिटरमिनेशन कैसे होता है, ये भी आना चाहिए। अगर हम आपको सारे क्वेश्चंस के बीच में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, उनका बेसिक नहीं बताएंगे, यानी बात की खाल नहीं बताएंगे, तो एग्जाम में तुक्का है, सेम क्वेश्चन आया तो करके आओगे, चेंज हो गया तो नहीं कर पाओगे।
फिर फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगी। अगर बेस नहीं बनेगा तो आगे भी इकोनॉमिक्स में हमें किसी फील्ड में जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक लास्ट चीज देखिए, हमने ये जो 103 का कॉन्सेप्ट कोर्स बनाया है ना, इसमें हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि आपकी MEC 101 यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटली इस पे डिपेंड करती है। अगर आप इस कोर्स को ठीक से करते हो तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आप 101 के बिना पढ़े भी अटेंड करके आओगे। और जब तक ये सब्जेक्ट सही से करोगे नहीं ना, 101 होगा नहीं। तो हमने 101 में जो नोट्स बनाए, सॉरी 103 के जो नोट्स बनाए, जो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि इस कोर्स को आप इस तरीके से करो कि 101 ना आप फिर बड़ी आसानी से समझ पाओ, उसको समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो इस कोर्स को करने के बाद आप 101 में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं फीस की कि फीस क्या है। तो देखिए, मैंने जैसे कहा था कि हम लोग बात करेंगे बार्गेनिंग, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे क्या फीस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप लोग मास्टर्स में हो, आप MA कर रहे हो, 11th 12th क्लास खत्म हो गई, ग्रेजुएशन भी खत्म हो गई है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप अभी जॉब कर रहे हो या आपको फ्यूचर में जॉब करनी है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको खुद भी पता है कि आप यहाँ पे जो भी पैसा खर्च करोगे वो खर्चा नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किस एक इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री लेते हो तो उससे जो लोग वर्किंग है उनकी सैलरी भी बूस्ट होगी। ऑन एन एवरेज अगर हम ये मानते हैं कि इस डिग्री की वजह से आपकी सैलरी 5,000 रुपये महीना भी बढ़ती है, तो साल में 60,000 रुपये का डिफरेंस हुआ, और फिर वो मल्टीपल एनुअली होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अगर आप लोग जॉब नहीं कर रहे हो, आप इन फ्यूचर जॉब करना चाहते हो, अगर आपको आपके सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पे ठीक से पढ़ते हो तो उसका बेनिफिट ये होगा, आप बाद में जो 10,000 50,000 रुपये आगे की कोचिंग में खर्च करते हो ना, नेट की कोचिंग लेने में, PGT की कोचिंग लेने में, वो पैसा आपका बचेगा। और अगर आप सीधा जॉब करने चाहते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, तो अगर आप ग्रेजुएट हो उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री करते हो इकोनॉमिक्स में, तो भी आपकी सैलरी में चेंज होगा। मैं बहुत ज्यादा चेंज का दावा नहीं करूंगा कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। हम ऑन एन एवरेज ये मान के चलते हैं कि अगर आप किसी और सब्जेक्ट में MA करते तो शायद आपकी सैलरी जो भी होती, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में MA करते हो, सिर्फ डिग्री नहीं नॉलेज भी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करी है और इकोनॉमिक्स फील्ड में ही आपको जॉब लेनी है। तो जब आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में जॉब लेने जाओगे तो भी आपकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी चेक करेगा। तो अगर आपकी नॉलेज ठीक है तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए आपकी सैलरी में 5,000 पर मंथ का चेंज तो हो गई, जो कि होल लाइफ चलेगा। आप जो फीस इमेजिन करना ना, मतलब ये सारी चीजें करते हुए चलना कि आप MA पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। अब अगर हम ट्यूशन फीस की बारे में बात करें दिल्ली में, तो 11th और 12th क्लास की जो मिनिमम फीस है एक सब्जेक्ट की, वो 1,000 रुपये है, 1,000 पर मंथ से लेकर 5,000 तक है, डिपेंड करता है लोकेलिटी टू लोकेलिटी। कहीं 5,000 भी है, 3,000, 2,500 पर सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट कितने महीने पढ़ता है? 11 महीने पढ़ता है। अगर हम 1,000 पर मंथ फीस लेके चलते हैं, उसके 11,000 रुपये खर्च होते हैं, ठीक है। और वो एक 12th क्लास 11th क्लास का स्टूडेंट कॉमर्स में पढ़ने वाला 4 सब्जेक्ट की ट्यूशन लेता है, इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की, अकाउंटेंसी की, BST की, तो उसके 44,000 रुपये खर्च हो जाते हैं सिर्फ 11th की पढ़ाई में, 44,000 12th की पढ़ाई में। और आपकी ये पढ़ाई आपकी जॉब से रिलेटेड है, तो हमने फिर भी फीस बहुत रीजनेबल रखी है। ये जो 260 क्लास होंगी 10 महीने की जिसकी वैलिडिटी होगी, और 260 क्लास आप समझ सकते हो हर महीने 26 क्लास यानी 10 महीने होगी, पर हम आपको फिर भी 5 महीने में कराएंगे 200 रिकॉर्डेड 60 लाइव क्लास। फीस टोटल होगी 2,000 रुपये महीना, 5 महीने तक आपको देनी है। आपको 2,000 पर मंथ देने हैं 5 मंथ तक। 5 मंथ के बाद कोई फीस नहीं देनी है। 10 मंथ तक आपकी वैलिडिटी होगी। या तो 10 मंथ तक, या अगर आपका एग्जाम उससे पहले क्रैक हो जाता है, क्लियर हो जाता है,
आपकी अगर आपका एग्जाम पहले क्लियर हो जाता है तो वैलिडिटी खत्म हो जाती है, और अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 10 मंथ तक वैलिडिटी रहती है। ऑन रिक्वेस्ट अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर भी आप रिवीजन करना चाहते हो तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम आपको 2 महीने की वैलिडिटी उसके बाद भी अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब बात ये करते हैं, क्या ये जो कोई ट्रायल नहीं होगा, हम 2000 रुपये महीना जो फीस दे रहे हैं, क्या कोई डेमो क्लास नहीं होगी? तो देखिए हमने बहुत सारी डेमो क्लासेस यूट्यूब पे डाल रखी है, लेकिन फिर भी आपका अगर ऐसा विचार है तो हम आपको डेमो देंगे, लेकिन आपको उसके लिए 500 रुपीज़ देने होंगे। आज 500 रुपीज़ हमें पे करोगे, उसके बाद हम आपको 2 दिन का डेमो देंगे। हम आपको एक डेमो बैच में ऐड करेंगे जिसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर की ना 12 क्लासेस देंगे। आप 2 दिन उनको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो पैसा हमें देने वाले हो 2000 रुपये महीने, उस पैसे की आपको पूरी वर्थ मिल रही है, हमारे नोट्स मेहनत से बनाए गए हैं, सिस्टमेटिक हैं, आपकी हेल्प करेंगे, तो आप कंटिन्यू करिए। बाकी के 1500 रुपये हमें दीजिए, क्योंकि 500 रुपये तो आपने पहले दे दिए एडवांस में, उसके बाद 1500 देना है, फिर हर महीने 5 महीने तक आपको हमें 2-2000 रुपये देने हैं। इसके अलावा कुछ लोग फिर भी कहते हैं सर डिस्काउंट कर लीजिए। देखिए वैसे तो 10,000 रुपये 10 महीने की फीस बहुत ज़्यादा कम है एमबी के स्टैंडर्ड में। फिर भी अगर एक बार्गेनिंग वाली बात है, जैसे कि सर को डिस्काउंट दे दीजिए, तो हम आपको 10,000 में 3,000 का डिस्काउंट देंगे अगर आप वो फी 2 बार में पे करते हो। पहले 500 रुपये ट्रायल से पहले और 6,500 रुपये ट्रायल के बाद, तो हम 3,000 रुपये डिस्काउंट देंगे। अब इसमें भी एक डाउट है, सर अगर मैंने 7,000 रुपये दे दिया आपको, ठीक है, मुझे 1 महीने के बाद समझ में नहीं आया, तो फिर एक काम कर सकते हैं आप 1 महीने पहले पढ़िए 2,000 रुपये में। 1 महीने के बाद अगर आपको सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, तो आप बाकी के 5,000 रुपये 1 महीने के बाद दे दीजिए। हम ऐसे भी कर लेंगे, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में भी 7,000 रुपये दे सकते हो, पहले 500 फिर 1500, 1 महीने के बाद फिर आप 5,000 रुपये दे दीजिए, तो 7,000 रुपये में हम आपको पूरा 10 महीने पढ़ाएंगे, 5 महीने में कोर्स खत्म करा देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, डाउट सेशन का क्या है, अगर डाउट होगा तो क्या होगा? तो देखिए डाउट सेशन का ये है कि अगर आपको डाउट है लाइव क्लास में तो आप ऑन द स्पॉट सामने पूछ लोगे। रिकॉर्डेड क्लास में तो आपको करना ये है, आप जो भी क्लास देख रहे हो उसका चैप्टर नंबर, क्लास नंबर, उसकी टाइमिंग नोट डाउन करके व्हाट्सएप करनी है। साथ में जिस टाइम में प्रॉब्लम है वो हाथ से लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, मुझे सेंड कर देना है, तो हम उस प्रॉब्लम की वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करेंगे, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो डायरेक्ट भी आपको कॉल करके हम लोग टाइम मैनेज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब बात ये है कि हमें ये जो कोर्स है, ये कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, क्लासेस किस तरह से होंगी। देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस हम हमारे ऐप पे देंगे, ऐप का नाम है eco.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और लाइव क्लास, तो लाइव क्लास हम कभी ऐप पे भी ले लेते हैं और कभी गूगल मीट पे भी ले लेते हैं। तो अब ज्वाइन कैसे करना है, आपको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें चैट का ऑप्शन होगा, आप हमसे चैट करें और रेफरेंस दें रामानुजन बैच का कि हमें रामानुजन बैच ज्वाइन करना है। उसके बाद चैटिंग करने के बाद हम और आप एक वीडियो कॉल पे इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप ना मुझे 500 रुपये पे करोगे, पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, नहीं तो मैं अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड दूंगा, आप उसमें भी डायरेक्ट पैसे डाल सकते हो। 500 रुपये के बाद वही 2 दिन का ट्रायल, 2 दिन का ट्रायल लेने के बाद फिर आपको अगर पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। एक और बात, अगर कोई स्टूडेंट ना 1 महीना पढ़ के कोर्स छोड़ देता है तो उसकी वैलिडिटी 10 महीने की नहीं है, उसकी वैलिडिटी जिस महीने उसकी फीस नहीं आएगी उसी महीने वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि देखिए फीस आप सब मास्टर्स कर रहे हो, ऑलरेडी मैच्योर है, बात मैं कई बार कह चुका हूँ। हम फीस के लिए किसी स्टूडेंट्स को ना महीना खत्म होने के बाद रिकॉल नहीं कराएंगे, वो बाय डिफॉल्ट ऐप में रात को 12 बजे के बाद आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो खत्म हो जाएगा, आप बैच से आउट हो जाओगे। तो ये आपको याद रखना है, अगर पर मंथ बेसिस पे पढ़ते हो तो फीस आपको टाइम पे ही देनी है, नहीं तो आपकी क्लास में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ये कोर्स ना सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है
तो आपको अपनी इग्नू की का जो आई कार्ड होता है उसकी फ़ोटो भेजनी है। मैंने आपको उस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी दी और इग्नू का जो हमारा सब्जेक्ट है MEC 103 उससे रिलेटेड भी मैंने आपको कुछ जानकारी दी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे ऐप पे चैट में डिस्कस कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में यूट्यूब पे या फिर लाइव क्लास में या फिर आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं वीडियो कॉल में। तो गुड बाय, टेक केयर।